Good morning students, myself Jagruti Gosai. Welcome back to the chemistry class. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टॉपिक चल रहा था। ये थर्ड लेक्चर है अभी, इससे पहले दो लेक्चर और हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर हमारा ये टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डी ब्रॉगली की इक्वेशन पढ़ी थी और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके बाद सेकंड क्लास के अंदर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी और उसके आगे सॉल्यूशंस देखे और उसके सिग्निफिकेंस इसका साई और साई स्क्वायर का। कल हमने क्वांटम नंबर स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स के अंदर चार तरह के क्वांटम नंबर मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चारों क्वांटम के मैं हिंदी में भी आपको नाम बता देती हूँ। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये आपके बुक में दे रखे हैं नाम, आप इसको वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है या क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बताता है, वो इलेक्ट्रॉन या जो किसी भी एटम के नंबर ऑफ शेल्स को दर्शाता है। और इसी के बेस पे हम क्या बताते हैं, एनर्जी भी बताते हैं। किसी भी एटम की जो एनर्जी है वो भी हम इसी के बेस पे बताते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं? n से। तो n मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होगी तो इसी तरह से क्या होगी, नंबर ऑफ शेल्स होगी। मतलब कि अगर 1 है तो k l m और n। अब इसी के कारण क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये और किस चीज में हेल्प करता है हमें? एटम की साइज बताने में, मतलब कि साइज ऑफ एटम। अभी साइज ऑफ एटम कैसे बताएगा? देखो, जितना बड़ा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एटॉमिक नंबर होंगे वो बढ़ेंगे, वैसे वैसे एटम है। मान लीजिए कोई एटम है 11 तो उसके पास वही 11 किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 281। तो हमें पता है इसके अंदर 3 शेल है। अब 3 शेल है तो उसका साइज पता लग जाएगा। ऐसे कि कोई एटम है उसके पास कितनी 3 शेल है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 फिर 8 और फिर 1। तो उससे क्या होगा, हमें एटम का क्या पता लग सकता है? साइज पता लग सकता है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है? साइज बताता है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक ही शेल होगी, मतलब कि सिर्फ जब k शेल है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो न्यूक्लियस होएगा उन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये बहुत कम है। तो ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगे, जैसे 2 3 4 आगे 5 6 तक, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से वो क्या होता जाएगा? ज्यादा बढ़ता जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो उनकी जो आपस में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर सिर्फ k शेल है तो वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी तो वैसे वैसे उनकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से जो उसकी दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, जिस कारण उनकी जो आपस में अट्रैक्शन है किसकी? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और उनकी क्या बढ़ती जाएगी? रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको दो बातें समझ में आ गई कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो हमें क्या बताती है? एक तो हमें साइज ऑफ एटम बताती है और दूसरी बात हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ शेल्स। मतलब कि जो मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या बताएगी कि कितने एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स
अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर द्विवंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है या द्विवंशी क्वांटम संख्या है उसको हम किससे करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर थे ये दिए किसने थे, एक साइंटिस्ट हुए थे सोमरफील्ड। साइंटिस्ट हुए थे सोमरफील्ड, उन्होंने दिया था। और आपको पता है ये बात मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन की थी कि जो पहले 3 क्वांटम नंबर है कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर्स किसके सॉल्यूशंस हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है, देखो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं हमें, ऑर्बिटल्स मतलब जो कक्षक है उनकी शेप्स के बारे में बताते हैं। कैसे बताएंगे, जिसका एक फॉर्मूला है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, n = 0 to n-1। अभी कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जो ये क्या है, ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, देखिए अब अगर n की वैल्यू क्या है 0, तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 मतलब कि उसकी किसी भी तरह की कोई शेप नहीं होगी। किसी भी तरह की शेप नहीं होने का मतलब यह है कि वो हर तरफ से इक्वल होएगी। तो ऐसी शेप किसकी होती है, s की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम n की वैल्यू क्या ले लें, n = ले लें 1, तो यहाँ पे क्या होएगा 0 n-1, n-1 का मतलब 0 to n-1 का मतलब यहाँ पे 1 - 1, फिर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो फिर दोबारा 1 - 1 0 हो गया, तो 0 ही आ गई, तो फिर भी क्या होगी ये s हो जाएगी। फिर अगर हम n की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, तो 0 2, फिर दोबारा वही क्या हो जाएगा 2 - 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब इसकी जो शेप है कोई ना कोई होगी, तो वो शेप क्या होगी 2 हो जाएगी, शेप p हो जाएगी सॉरी। फिर वैसे n = हम ले लें 3, तो क्या हो जाएगा 0 to n-1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 - 1 2 आ जाएगा। अब 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये d हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है s p d f ये क्या बताते हैं, हमें ऑर्बिटल बताते हैं कि पहला क्या होगा s ऑर्बिटल होगा, फिर p होगा, फिर d होगा और फिर f होगा। फिर ऐसे ही n = 4 है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू वैसे लिखी जाएगी 0 1 2, क्योंकि 2 आया ना यहाँ पे 0 और 1 आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे s और p दो स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे 0 आया तो फिर क्या है, यहाँ पे सॉरी 0 ही था, 0 था तो s रहेगा, n = 2 है, 2 - 1 आया, तो 0 और 1 मतलब कि s और p हो जाएगा। अब n = 3 हुआ, 3 - 1 2, 2 आया मतलब 0 1 और 2, मतलब इसके अंदर क्या होगी s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। ऐसे ही n = 4 है, तो 0 to n-1 4 - 1 3, तो 0 1 2 3, मतलब इसके अंदर s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। देखिए अब s p d और f इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, s stands for sharp, p stands for principal, d stands for diffused and f stands for fundamental। अब हमने जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिया उसके अंदर जितने भी जो एटम्स होते हैं
पास हमने लास्ट तक क्या है, एफ ब्लॉक तक ही हमने पढ़ा है, लेकिन इससे आगे भी अगर हम बात करें तो एस पी डी एफ और आगे जी एच आगे वो भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कहाँ तक की बात करते हैं, एफ तक की। तो इन चारों की फुल फॉर्म बताना चाहिए। एस स्टैंड्स फॉर शार्प, P stands for principal, D stands for diffused and F stands for fundamental। ठीक है, तो L का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, L मतलब कि एज इक्वल टू क्वांटम नंबर, और इसका एक फॉर्मूला ये और वो है, ये देखिए क्या है कि इसमें तो हमें ऐसे पता लग रहा है कि 0 1 2 ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है देखिए एक तो एल की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि वो कौन से ऑर्बिटल में होगा। देखो सबसे पहले हमने किसका पता लगाया, शेल का, फिर हम किसका पता लगा रहे हैं, ऑर्बिटल का। तो इसकी जो वैल्यू है, एक तो हमने ऐसे निकाली वैल्यू, और दूसरी में इसकी एक क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला है। बस आपको ये जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इसका फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू L प्लस 1 अंडर रूट H अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम चेक करना है तो उसको हम किससे, L की वैल्यू को यूज करके वो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और इसका फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल्स टू, चलिए वो आगे आएगा क्वेश्चन में तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो हो गया एजिमुथ क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर की और बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, m से डिनोट करेंगे। इसको क्या किया जाता है, स्मॉल m से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है ये देखो आप। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज और कुछ ना कुछ क्या होगा, वेव होगा या वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइनी मैग्नेट मतलब कि एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। हम इसमें भी नाम से मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, जिस कारण उसके आसपास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र उसका मतलब बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स आसपास में प्रोड्यूस होंगी, जिस कारण क्या होगा, उनकी एक एग्जैक्ट पोजीशन होगी, कि मतलब फील्ड बनने के कारण क्या होगा, उनकी एक पोजीशन होगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होते हैं, एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन, मतलब कि उनका भी क्या होता है, एक अभिविन्यास में, वो एक अभिविन्यास के अंदर रहते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, जो कक्षक है उनके अभिविन्यास के बारे में बताता है कि वो स्पेस के अंदर, मतलब इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स के अंदर वो किस तरह से
विन्यास उनका कैसा होगा, जो अभी विन्यास है वो कैसा होगा। तो सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताते हैं, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि कक्षकों का अभिविन्यास ये हमें बताते हैं। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। जो ये m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। जैसे जो पहले क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, द्विकक्षीय या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर पे कर रही थी। तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, उस पे कर रही थी। और ऐसे ही जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो m है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, l पे। तो m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -L2 + L, ठीक है। अब l की वैल्यू आई, जैसे मान लीजिए l की वैल्यू आई 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, तो मतलब ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद अब l की वैल्यू मान लीजिए 1 है, अब 1 है ना, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, l की वैल्यू 1 का मतलब कि m की वैल्यू होगी -1 0 और +1, ठीक है। अब ये होगी s, ये यहाँ पे आपको पता है अब जो p होता है ऑर्बिटल उसके अंदर p होते हैं कौन कौन से, px py और pz। अब ये जो px py जो pz है ये कैसे आ रहा है, ये m की वैल्यू से आ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आ रहा है। किस तरह से, ये हमें बता रहा है कि जो p ऑर्बिटल है वो स्पेस के अंदर किस तरह से उनका जो विन्यास है वो किस तरह से होगा, उनका जो भी विन्यास है या उनका जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स का वो कैसा होगा, मतलब x y और z प्लेन के अंदर वो किस तरह से होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही l की वैल्यू क्या आ जाए 2 आ जाए, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। अब देखिए अब l की वैल्यू क्या आ रही है, इतनी आ रही है। अब l की वैल्यू 2 का मतलब हमें भी पता लगा था कि l की वैल्यू अगर 2 है तो क्या होता है, d होता है। अब d के अंदर आपने पढ़ा है कि 5 होते हैं, कौन कौन से, dxy dyz dxz dx2 y2 और dz2। तो जो ये जो ओरिएंटेशन हमारे पास आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर l की वैल्यू क्या हो जाए, जब l की वैल्यू 3 हो जाएगी तब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब l की वैल्यू 3 है मतलब कौन सा है, f ऑर्बिटल है। अब f ऑर्बिटल है तो जो f ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती और ना ही हमारे सिलेबस के अंदर है, तो इसको हम लिख देंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वो जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब लास्ट क्वांटम नंबर रह गया, कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद एक चीज और सीखेंगे कि n l इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, या इनकी अगर हमें वैल्यूज दे रखी है तो इससे हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो अभिविन्यास हम लिखते हैं वो कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है एक तो क्या करता है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, हमें बात याद है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो
अपनी एक्सिस पे मतलब कि वो अपने ही अक्ष पर भी घूमता है, अपनी ही एक्सिस पे भी वो घूमता है, तो वो कैसे घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा और या फिर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो स्पिन है मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता ही लगाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी ही एक्सिस या अपनी ही अक्ष पर भी घूमता है। तो अगर वो अपनी अक्ष पर घूम रहा है तो वो दो तरह से घूमेगा, ये देखिए जैसे, तो एक तो वो घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे ऐसे घूमेगा बार बार, और एक वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, बार बार इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके बेस पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बेस पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, कौन कौन सी, एक तो -12 और एक कौन सी, +12। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुई तो -12 और क्लॉकवाइज हुई तो +12। ठीक है, तो इसके बाद एक और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जैसे हमने एल में देखा था कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो उसके लिए फॉर्मूला था, ऐसे अगर हमें स्पिन क्वांटम नंबर से अगर हमें निकालना है तो उससे भी हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या थी, s = s+1 अंडर रूट में h में 2 पाई। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है, किससे, s की वैल्यू से। ऐसे ही l की वैल्यू से भी हमने निकाला था, यही सेम कि l = l+1 h में 2 पाई, और ऐसे ही s की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, s = s+1 h में 2 पाई। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए हमें दे रखा है तो उससे हमें n, l और m की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, और अगर हमें n, l और m की वैल्यूज दे रखी है तो उससे हमें क्या लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा टेबल बना देती हूँ मैं, उससे आपको इजी हो जाएगा। और टेबल एक्चुअली क्या है, बुक में है, पहले हम लिख देते हैं कि n, l, m और दूसरा s। ठीक है, तो n क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दे रखी है n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 और उसके बाद l की और m की वैल्यू दे रखी है +2। ठीक है, ये हमें दे रखी है, और उसके बाद हमें ये बताना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मान लीजिए दे रखे हैं, कितने हैं, 1। अब हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले भाई n की वैल्यू देखेंगे, तो n अगर 1 शेल में, अगर n 1 है तो मतलब k शेल 1 ही आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है 3, 4 है तो 4। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 4। अब l की वैल्यू हमने देखा था कि l की वैल्यू अगर 0 होगी तो s होगा, 1 होगी तो p होगा, और 2 होगी तो क्या होगा, d होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4d हो गया। अब m की वैल्यू हमें दे रखी है +2, अब m की वैल्यू +2 दे रखी है तो इसका मतलब ये है, m की वैल्यू +2 तो मतलब m का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, -l2 + l लिखा था, -l2 + l। m की वैल्यू 2 + 2 है, तो यहाँ पे -2 -1 0 +1 और +2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो लिखी थी कौन कौन सी, d xy, dyz, dz2, dxz, तो ये होती है dx2 to dy2। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो 4d है वो क्या है, 4dx2 to y2 है। मतलब
1 और m की वैल्यू भी आपको दे दी +1, ठीक है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आपको 2 दे दी। तो n की वैल्यू 3 है तो मतलब सबसे पहले तो क्या आएगा 3 आएगा। और 1 है तो 1 से हमें क्या पता कि 1 से क्या था p था। अब m + 1 है तो भाई m की वैल्यू 0 से अगर लिखेंगे भाई 1 है तो -1 0 +1 तो ये px pz और py तो ये क्या हो जाएगा 4py हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 3p2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अच्छा अब इसका उल्टा देखें हम कि अगर हमें सीधा क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, मान लीजिए हमें दे दिया 7d वो भी z और 2। अब इससे हमें क्या है इससे पूछ रहे हैं हमें n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ और m की वैल्यू बताओ। s का हमें कुछ नहीं क्योंकि s की वैल्यू फिक्स है। s जो है ये जो लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू 2 ही होगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कौन कौन सी -12 और +12। हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है ये n की, l की और m की वैल्यू पूछ रहा है। तो n की वैल्यू देखो 7 की 7, इसमें कुछ शो करने की जरूरत ही नहीं है। फिर d, अब d किस में आता है जब l की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं अगर n की वैल्यू 7 है तो हमें अगर हमने l की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू क्या थी 0 to n-1 थी, ये थी ना। तो 0 to पर अगर उससे निकालेंगे तो 0 1 2 3 4 तक आ जाएगी, 6 तक आएगी मतलब। लेकिन हमें 6 तक की जरूरत ही नहीं है। l की वैल्यू जब दे ही रखी है 2 तो हमें पता है कि जो 2 होती है वो किसका होता है, मतलब l की वैल्यू जब 2 होती है तो वो d ही होता है। क्योंकि पता है जब 0 होगा तो s होगा, 1 होगा तो p होगा, 2 होगा तो d होगा, 3 होगा तो f होगा। इससे आगे हमें l की वैल्यू की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है m। तो m क्या है, m की वैल्यू हमें पता है -l2 + l निकालनी थी तो dz दे रखा है, dz² दे रखा है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था -2 -1 0 +1 और +2। तो भाई ये वाला क्या था xz, ये yz, ये z², ये xz और ये वाला dx² to y²। ये वैल्यूज ऐसे थी। तो अब 0 की वैल्यू जो z² होगा, अब हमें यहाँ पे दे रहा है z², तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक के अंदर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देखना सॉल्व करके कि अगर हमें वैल्यूज दे रखी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो उससे हमें n, l और m की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये टॉपिक बताने से पहले 2-3 बातें सुन लो। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े या 4 क्वांटम संख्या पढ़ी। कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों वैल्यूज जो हमने इनके जो सॉल्यूशंस निकाले या फिर जो आंसर निकाले, इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इसके कारण हमें क्या मिल रही है, पूरी तरह से पूरी जानकारी मिल रही है किसी भी एटम की, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी शेप कैसी है, उनका ओरिएंटेशन मतलब कि वो स्पेस में कहाँ पे है, और जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो हम इस स्पेस के ऊपर जो ये वैल्यूज आ रही है
इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस इज 90 to 95%। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 90 to 95% होगी, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणुकीय कक्षक कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कांसेप्ट है या फिर वो कहां से आया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो कांसेप्ट है कहां से आया, इसी चीज से आया, इनसे क्वांटम नंबर्स, जब हमने क्वांटम नंबर्स से वैल्यूज को सॉल्व किया तो उसी से जो ये कांसेप्ट आया। अब इसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कुछ हमें क्या बताने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहीं भी हो सकती है, कितनी, सबसे ज्यादा होनी चाहिए 90 to 95%। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एटम है हमारे पास, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहाँ पे नहीं होगी, नोड्स पे। अब नोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जब हम p ऑर्बिटल बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, लेकिन कभी नोड पे, मतलब नोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पे भी हो सकता है लेकिन नोड पे नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये कहना है, दूसरी बात क्या है, इसका दूसरी विशेषता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो वही इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। वैसे हमें पता भी है कि जैसे जो एटम होता है उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे के अंदर 8 होते हैं, फिर तीसरे में 8 होते हैं। जो ऐसे साइंटिस्ट थे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने ये बात पता लगाई कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रायिकता है वो चारों तरफ क्या होगी, यूनिफॉर्म ही होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ पे या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं प्रेजेंट। इसके बाद फिर तीसरी जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो तीसरी एटॉमिक ऑर्बिटल जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, वो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा डायरेक्शनल होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब दिशात्मक, ठीक है। तो सिर्फ जो एस ऑर्बिटल है हमें पता है वो स्फेरिकल होता है, लेकिन जो बाकी है जैसे कि जो p ऑर्बिटल है उसकी ये शेप होती है डम्बल, उसके बाद जो d ऑर्बिटल होता है उसकी क्या होती है, डबल डम्बल होती है, और f की तो क्या होती है आगे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो कहने का मतलब है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा डायरेक्शनल या फिर दिशात्मक होते हैं, मतलब किसी न किसी दिशा की ओर होते हैं। अच्छा, अब जो ये ऑर्बिटल्स हैं हम इनको किसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, तो वही n, l, m और s। इसमें s को इतना मान लिया तो मेन n, l और m की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल की जो पूरी उसके अंदर क्या कुछ है, उसके मतलब नंबर ऑफ शेल्स कितनी है उसके अंदर, उससे हम उसके साइज का भी पता लगा सकते हैं, ऑर्बिटल की शेप कौन सी है उसका पता लगा सकते हैं, ऑर्बिटल्स के जो ओरिएंटेशन है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। इसके बेस पे क्वांटम नंबर्स की बेस के ऊपर। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिली है वो किसके बेस पे मिली है, क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो हमें मिले हैं वो किसके सॉल्यूशन से मिले हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के। अच्छा, अब क्या है कि हर एक जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। अब जैसे सबसे पहला ऑर्बिटल आपको पता है क्या आता है, 1s, फिर क्या आता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, ऐसे 100, ठीक है। तो अब जो एनर्जीज होती है इनकी वो भी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अलग अलग होती है। तो जो वो एनर्जी होती है वो भी हमें कौन बताएगा, मैंने आपको पहले बताया जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर मुख्य जो क्वांटम संख्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो जो ये 1s 2s भी आएगा ये भी हमें किसकी वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो ये हम किस बेस पे पता लगा सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ये ऑर्बिटल है 1s 2s इनकी एनर्जी के बारे में भी पता लगा सकते हैं।
विचारों का मतभेद होने लगा तो उन्होंने जैसे कुछ ने कहा कि इसके अंदर जैसे एस के अंदर हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन दो होते हैं या ऐसे होता है कि इसको पहले रखा जाए डी को पहले रखा जाए। जब उन्होंने रिसर्च किया तो कुछ की एनर्जी कम आई कुछ की ज्यादा आई, तो उसके बेस पे फिर क्या हुआ और अलग अलग साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपनी अपनी क्या दी, कुछ ऐसे रूल्स दिए या कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हमारे पास 4 ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। कौन कौन सा? एक तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का सिद्धांत पढ़ेंगे, वुंड का मल्टीप्लिसिटी का रूल पढ़ेंगे, वुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑफ-बाउ एक साइंटिस्ट हुए उनका सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और उसके अलावा एक और है ऑफ-बाउ का, पॉली का और वुंड का। ठीक है, 3 ऐसे रूल्स हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को रखे जाना चाहिए। तो जो इनकी जो रिसर्च हुई थी इनको क्या कहा गया, मतलब इनको बिल्कुल माना गया कि जो इन्होंने बताई है बात वो बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर देखिए 3 प्रिंसिपल्स किसको बताने के लिए, 3 प्रिंसिपल्स to tell electronic configuration of elements। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए ऐसे 3 प्रिंसिपल दिए गए। कौन कौन से? पहला पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर पॉली सिद्धांत कहेंगे इसको, पॉली का सिद्धांत। वुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, और तीसरा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ये जो